और वो पहाड़े जो है रटने होते थे कटवा। ओके 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64, 12 अट्ठे 96 सर। सर पुरानी मूवीज में दिखाते थे ऐसे देख के ऐसे करना, नैन में टक्का कहते हैं सर उसे। सर को पूरी नॉलेज थी कि लड़कियां कहाँ से आ रही हैं। सर ऐसा वहां पे क्या हुआ था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? सर छोड़ देते फ्लाइट क्या सर? मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं छोड़ भी देता। वेरी वेल, लेकिन प्रॉब्लम्स थी क्योंकि करप्शन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होता है और ये ट्रेडिंग कंपनी थी तो इसमें से कुछ ज्यादा ही था। करप्शन इन गवर्नमेंट शुरू से ही रहा है और हमेशा ही रहेगा ना। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया, आई थिंक वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। जनता को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। ओह, जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे हो उस गुलिस्ता का क्या होगा? कितनी जल्दी हम किसी भी फिल्म के हीरो को देख के अपना मोटिवेशन मान लेते हैं, उसके एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए, उसके स्ट्रगल्स को देखते हुए वी थिंक ही इज आवर लाइफ हीरो, हमें इसके जैसा बनना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली हमारे आसपास है, हमारे घर में है, हमारे फादर हैं, हमारे मदर हैं, सो मेनी पीपल अराउंड अस, मे बी आवर फ्रेंड्स, यू नो, कौन कैसे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उनका स्ट्रगल हमें इतना नॉर्मल लगता है ना, क्योंकि इट्स लाइक अ रूटीन फॉर देम एंड यू थिंक इससे क्या सीख सकते हैं। बट दैट्स वेयर वी लैक। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर ने शायद जो देखा है वो जो सिखा सकते हैं वो हमें कोई नहीं सिखा सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड, वी हैव अ फादरली फिगर, मिस्टर सुनील गर्ग, who is a mechanical engineer by qualification from IIT Banaras and masters in international trade from IFT. We'll be hearing his story from a very mediocre engineer to a global education advisor. So guys, welcome to कहानियां क्लिप ट्रस्ट की in association with CMD Business Club, a community of business leaders, जहां हर कहानी बनती है एक प्रेरणा और हर नेटवर्किंग बनती है एक नया बिजनेस का अवसर। So let's have a one-on-one chat with Mr. Sunil Garg. Welcome to our podcast, sir. How are you feeling today, sir? I'm feeling very fine. It's an honor to have you here, sir. No, it's my privilege, Ismaili ji. बड़ी खुशी है. I appreciate for you to inviting me, giving me this opportunity, and first of all to identifying me, looking to my story, and you feel it is inspiring, which is really inspiring. Yes. There are so many things in my life. It has been a roller coaster from the beginning, ups and downs. It's a story of 60 years, 70 years, ups and downs in my life. Wonderful. People, they ask me, are you retired? I laugh on them. I ask them, what is the meaning of retirement? I don't know. Why, you're not retired still, sir? No, still going strong? I don't know the meaning of retirement. So where is the question of retirement? Oh, I understand that. तो सर स्कूल से कॉलेज की जर्नी बताइए, मतलब आप IIT कैसे पहुंचे सर? हाँ, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारी बेसिक एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हम 7, 8, 9 जो हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, जो कि गवर्नमेंट भी थे, प्राइवेट भी जो स्कूल होते थे वो चैरिटी स्कूल्स होते थे। उनको आर्य समाज स्कूल होते थे, DAV स्कूल होते थे, सनातन धर्म होते थे, इस टाइप के स्कूल होते थे। हिंदी मीडियम होता था। यूपी में हम थे तो हम यूपी बोर्ड की जो उसमें 10th और 12th के एग्जाम होते थे, हमने 10th किया जो है यूपी बोर्ड से जो है हिंदी मीडियम में, और उसके बाद हमने 12th किया। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जो IITs का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था वो सब इंग्लिश में होता था। ओके। उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो होते थे सारे पेपर्स इंग्लिश के होते थे, जबकि हमने 11th, 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी जो पढ़ा था हिंदी में वो भी हमने हिंदी में ही पढ़ा था। तो आपने एंट्रेंस कैसे पास किया सर? नहीं, बहुत टफ था। हम लोग ने सर, सॉरी आई विल डिस्टर्ब यू हियर। आज के टाइम में जब कोई एग्जाम होना, IIT का एंट्रेंस होना, इतनी प्रिपरेशन हो रही है, नीट जैसे उसके लिए होता है, मेडिकल के लिए होता है, JEE IIT के लिए होता है, तो उस टाइम क्या मतलब वाज इट इजी टू क्लियर एन IIT एंट्रेंस? नहीं, उसका आपको क्या सिस्टम क्या था? देखिए, सिस्टम बहुत क्लियर था। ना तो उस टाइम कोई कोचिंग थी और ट्यूशन भी नहीं होते थे। जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते थे वो ट्यूशन लगाते थे, लेकिन कोई ट्यूशन के ऊपर जोर नहीं होता था। मेन चीज तो यही होती थी कि आप स्कूल में क्या पढ़ के आ रहे हैं। जो आपको स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं और आप आकर के घर पे पढ़ रहे हैं, वही एजुकेशन होती थी। उसके अलावा कोई कोचिंग स्कूल नहीं, कोई। तो ये जो IIT वगैरह में जाने का
होता था, ये जो है सब स्टूडेंट्स का अपना सेल्फ मोटिवेशन होता था। जो आजकल की जनरेशन अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाती है, हमें कोचिंग लेनी है, नीट करना है, जेईई करना है, और लाखों करोड़ों में जाता है सर। इट्स अ होल इकोसिस्टम, बिजनेस आज की डेट में बन गया है। वुड यू लाइक टू टेल दैट जनरेशन कि हाउ डिड यू क्लियर द आईटी विदाउट एनी सिस्टम? डेफिनेटली ये बहुत ही जो है ना आप लोगों के लिए समझने की बात है। जब हमारे टाइम में आप समझ सकते हैं कोचिंग स्कूल ही नहीं थे, तो उसके बारे में सोचना भी बेकार था। पेरेंट्स हमसे कहते भी नहीं थे। इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आप पढ़िए। उनका पर्पस यही था, पूछते थे कि आप स्कूल गए या नहीं, और उसके बाद जो पढ़ना होता था हम लोगों का जो था, मेरा अकेले का नहीं था, हमारी पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो सब सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ते थे। या तो वो पढ़ते थे या वो बिगड़ते थे, जो भी करते थे वो उनका अपना मोटिवेशन होता था। उनको कोई कहने सुनने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता था। उस टाइम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे, जैसे जिसमें मैं गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मेरा एडमिशन जो है मेरी 12th के परसेंटेज के बेसिस पे हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोचिंग है, जो आजकल का एक बिजनेस ट्रेंड शुरू हो चुका है, दिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, इट इज सेल्फ मोटिवेशन। जो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आईआईटी में एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो तो बताना चाहूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ बच्चे में जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मुझे खुद से पढ़ना है, उसमें इच्छा शक्ति नहीं होगी। बेसिकली इच्छा शक्ति होगी तभी वो स्ट्रगल करेगा, अदरवाइज तो वो कोचिंग में भी जाकर के, क्लास में जाकर के सोएगा। अभी तो पेरेंट्स का क्या होता है, 8वीं 9वीं क्लास से बच्चों की कोचिंग स्टार्ट करा देते हैं। पढ़े वो इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में भी कुछ पढ़ेगा। वो कहते हैं स्कूल तो बेकार है, अभी हम कोचिंग में पढ़ेगा। कोचिंग में जाकर बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। तो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंफ्यूज हो जाता है। सर, आपके इस पूरी जर्नी में जब आईआईटी पहुंचे, हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली, आपके पेरेंट्स? पहले अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे सर, आपके सिबलिंग्स या मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको टच कर दूं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फैमिली एक पुरानी जमींदार फैमिली थी। ऑफकोर्स जमींदारी चली गई थी जो इंडिपेंडेंस के बाद में, लेकिन उसके बाद भी उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज थी, बहुत एसेट्स थे, और बहुत सी इनकम जो है एग्रीकल्चर वगैरह की आती थी, तो उसी से काम चलता था। लेकिन अल्टीमेटली, और उसके अलावा जैसे बिजनेसेस होते हैं, आड़त के बिजनेसेस होते हैं, वो सब हमारे बिजनेसेस हुआ करते थे। लेकिन वो सारे बिजनेसेस का उस टाइम डाउनफॉल चल रहा था। 80% बिजनेसेस जो उस टाइम जो चले आ रहे थे, तो वो डाउनफॉल ही हो रहे थे, और जो लोग नई इनोवेट कर रहे थे वो फिर नए बिजनेस डेवलप कर रहे थे। तो हमारे माइंड में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम लैंडलॉर्ड फैमिली से हैं, जिसने की वजह से हमारे एटीट्यूड में एरोगेंस रहती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में हमें रियलाइज किया, हमने अपने डाउनफॉल को रियलाइज कर लिया था कि अब डाउनफॉल हो रहा है, इसलिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस बारे में हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन हमारे जितने अंकल्स और फादर थे सभी एटलीस्ट ग्रेजुएट थे। नॉट ओनली ग्रेजुएट, क्योंकि हम गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद में एक बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज था। तो हमारी फैमिली में ये था कि ग्रैंडफादर सबका एडमिशन करा देते थे। ये तो नहीं कहते थे आप पढ़ो, लेकिन वो एडमिशन कराने से ही सबने BA, MA और LLB कर रखी थी। So we can say you're from an educated background. Yeah, the family was well qualified. Even the ladies were qualified. Wonderful. In our family. Very nice. So हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 9th-10th क्लास से। जो है हम लोगों में एक चीज और जो आज के स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग अपने टीचर्स की काफी रेस्पेक्ट करते थे, और हमारे टीचर्स होते भी ऐसे थे कि वो रेस्पेक्टेबल ही होते थे। पर्टिकुलरली 9th क्लास के आगे की मैं बताऊंगा, क्योंकि 7th 8th 9th क्लास तक तो नॉर्मल टीचर थे, लेकिन हम जिस स्कूल में पढ़े उसके अंदर 6000 बच्चे पढ़ते थे। दो शिफ्टों में चलता था स्कूल चलता था। 10th के अंदर 20 सेक्शन थे, एक सेक्शन के अंदर 70 स्टूडेंट थे। सर, पहले बच्चे पढ़ते ज्यादा थे, स्कूल कम थे? क्योंकि आज तो इतने सारे स्कूल हैं, तब भी बच्चे मतलब हैं, लेकिन नॉट लाइक दिस। ये स्टोरी है कि मेरे को एडमिशन कैसे मिला। मेरे फादर उन दिनों कानपुर में पोस्ट हुए,
उनको मेरे को 8th क्लास में एडमिशन कराना था। तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी में एक लड़का है, वो उस स्कूल में पढ़ता है। तो उन्होंने उस लड़के को 10th में पढ़ता था, उसको बुलाया, उसको बोला बेटा इसको ले जाओ, इसका एडमिशन करा देना। उसका नाम प्रमोद था। वो मुझे अपनी साइकिल पे बैठा करके ले गया आगे। उन दिनों साइकिल पे डबल बहुत हुआ करते थे, एक जना सीट पे बैठता था, एक आगे अपनी साइकिल पे बैठा के स्कूल में ले गया। और उसने वहां जाकर जो एक प्रधानाचार्य थे श्री पत्तूलाल जी, उनके पास ले गया। उसने उनसे कहा सर इसका एडमिशन कर लीजिए। उन्होंने मेरे से 7 रुपए लिए, तभी रसीद काटी और मेरा एडमिशन 9th क्लास में हो गया। So sir, your family being educationally very qualified, I'm sure आपकी फैमिली का पूरा हर टाइम हर चीज के लिए सपोर्ट रहता होगा। फैमिली हमारी क्वालिफाइड थी, ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन फैमिली का हमारे सपोर्ट था वो मैं नहीं कह सकता कि प्रॉपर था, क्योंकि वो हमें कंपेयर किया करते थे और स्टूडेंट्स के साथ में। और वो जब वो कंपेयर करते थे तो हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने की कोशिश होती थी। तो सर ये तो हो गया आपका स्कूलिंग और आपकी फैमिली का सपोर्ट। तो सर वंस यू गॉट द एडमिशन इन IIT, हाउ वाज दैट, वो जर्नी कैसी थी आपकी? आई मीन जब आपको आज के टाइम पे तो हमें ऑनलाइन पता चल जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, एडमिशन हो गया। तो IIT जब आपने एंट्रेंस था तब आपने भी एंट्रेंस दिया था, तो आप फिजिकली वहां गए थे एंट्रेंस देने, और कैसे आपको पता लगा कि आपको एडमिशन हो गया IIT में? और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। हमने हमें एप्लीकेशन फॉर्म उनको एक पोस्टल ऑर्डर भेजते थे, उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म आता था, एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिलअप करके भेजते थे। उसके बाद जब सिलेक्शन होता था, इट यूज्ड टू बी अ लेंथी प्रोसेस, हम कह सकते हैं। होता था, पोस्टल ऑर्डर भेजना पड़ता था, 10 रुपए 20 रुपए का, तो फॉर्म आता था, उसके बाद में फॉर्म होता था, उसके बाद में एडमिशन लेटर आता था। जैसे ही एडमिशन लेटर आया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सामान पैक किया। अच्छा। और आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पैक किया कि जाए यहाँ से, जान छोड़े। नहीं, जान नहीं छोड़ाने उन्होंने बड़े उसके साथ की बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया, इसको विदा करना है। तो आपकी विदाई की गई बेसिकली। उन्होंने मेरे लिए एक सूटकेस निकाला घर में, जो नया तो नहीं खरीद कर लाए, लेकिन जितने सूटकेस में तो जो बेस्ट था वो निकाला। एक बेड रोल हुआ करता था, वो निकाला। और बेड रोल में गद्दा चादर वगैरह दी, और उसके अंदर कुछ 2 नई शर्टें सिलवाई, 2 नई पैंटें सिलवाई। अच्छा। वो मेरी उन्होंने पैक करके, और उसके साथ में मेरी एक साइकिल। मैं गया स्टेशन, साइकिल तो मैंने जाकर के रेलवे से बुक करा दी। अच्छा, साइकिल आप साथ लेके गए थे सर? साइकिल मैंने जाकर के बुक कराई। उन दिनों जो रेलवे में, अभी भी आप जाओगे, जैसे रेलवे पे जाओगे, हाँ, बाइक भेजते हैं, जो आजकल तो बाइक बुक करते, तो साइकिल बुक होती थी। तो साइकिल मैंने वहां से बुक करा दी, सूटकेस और बैग रोल लेकर के मैं अपने डब्बे में बैठ गया। और जब मैं वहां पहुंचा, रांची पहुंचा, तो साइकिल मैंने साथ में छुड़ा ली। तो यानी आप अपना मोड ऑफ कम्यूट साथ लेके गए थे? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट साथ में थी। आई वाज लकी दैट वे कि उस टाइप की जो ट्रेनिंग थी, पेरेंट्स ने भी उसकी नेसेसिटी समझी, और मेरे को भी लगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ माय जर्नी बेसिकली। तो फिर मैं कैंपस पहुंचा। कैंपस पहुंचने के बाद फीस जमा करी, ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट कॉलेज था, फीस काफी ज्यादा थी। उन लोगों ने उस टाइम 1000। IIT प्राइवेट कॉलेज? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं BIT मेसरा मैंने ज्वाइन किया था। सुनिए। अच्छा। तो वहां पे 1200 रुपए फीस मैंने पे करी थी। 3 महीने की या 6 महीने की थी। 1200 रुपए? हाँ, 1200 रुपए फीस। We are talking about 70s सर। 69 है। 69 में 1200 रुपए? हाँ, तो वो 6 महीने की फीस होगी ना, प्राइवेट कॉलेज था। प्राइवेट, ओके। तो 6 महीने की 200 रुपए, 200 रुपए महीने। हाँ। कुछ भी नहीं हुई सर। 200 रुपए भी उस टाइम बहुत होते थे। एडमिशन फीस भी थी, कॉशन मनी भी थी, और हॉस्टल सब था। हॉस्टल की फीस भी थी, तो ज्यादा नहीं थी। हालांकि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए उस टाइम भी ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की इनकम 300-400 रुपए महीना हुआ करती थी। तो खैर हमने ज्वाइन कर लिया। कॉलेज अच्छा था, क्लासेस वगैरह अटेंड कर ली हमने। तो 1 साल जो मैं करीब वहाँ पढ़ा, 9 महीने में वहाँ पढ़ा। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि तुम्हारी तो परसेंटेज अच्छी है, तुम्हारा तो IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने फिर वही किया, फॉर्म मंगाया, फॉर्म भर के भेजा, फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो गया।
सबमिट करने के बाद मैं भूल गया, मुझे पता नहीं चला, मेरे पास कोई एडमिशन लेटर नहीं आया, लेकिन कोई स्टूडेंट वहाँ से बनारस से आया था, उसने आके मुझे बताया कि तुम्हारा नाम मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा था। जैसे ही उसने मेरे को जिक्र किया, मैंने इमीडिएटली अपना फिर से सामान पैक किया, अपना सूटकेस, अपना बेडरोल और साइकिल, और मैंने उनसे जो कहा कि मेरी क्वेश्चन मनी वापस करो, मैंने अपना नाम भी कटवा दिया। तो उन्होंने रिटर्न किए सर पैसे? हाँ, वो तो प्रॉपर और कॉलेज था, जो बनता था उन्होंने मुझे दे दिया। वरना आज की डेट में तो सर एक बार जाता है 100% नॉन रिफंडेबल। ऐसा कुछ नहीं था, वो आज का टाइम नहीं था, वो प्रॉपर बिरला का कॉलेज था, जो एज पर रूल बनता था, शायद 200-300 रुपए उन्होंने मुझे वापस कर दिए थे। तो फिर आप IIT बनारस चले गए? कि मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बनारस जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, बनारस जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जाओ। तो फिर मैं वहां से पहुंचा, लेकिन इस बार जो मजे की बात ये थी कि साइकिल में बुक नहीं करा पाया, मैंने साइकिल डब्बे में ही रख ली। तो एक सवारी पे वो नहीं, वो क्या कहते हैं, एक कार्गो के अंदर दूसरा कार्गो, मतलब डब्बा खाली सा था। हाँ। इतना रश नहीं होता था। मैं अंदर गया, उसमें अपना सामान रखा, सूटकेस रखा, और साइड में जहाँ पे जो बाथरूम होता है वो गैलरी के अंदर मैंने साइकिल खड़ी कर दी। तो कितना सही था ना सर, लाइफ में टेंशन ही नहीं है, स्टेशन पे घुसे, अपना व्हीकल साथ लेके चल रहे हैं, ट्रेन के डब्बे में रख रहे हैं, उतर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, नो टैक्सी, नो कैब, नो ओला उबर, कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने साइकिल वहां खड़ी थी, बिहार था, बिहार में सब चलता है। अच्छा आप बिहार, अच्छा बिहार में था। ओके, हाँ। तो मेरे को लोगों ने कहा सब चलता है, रख ले। वेरी नाइस। तो टीटी ने कुछ कहा नहीं? देर बाद जब आया, तब जो है, जब आगे पहुंचे, धन्यवाद वगैरह पहुंचे, तो टीटी आया, टीटी को टिकट वगैरह उसने पूछा, मैंने लगा किसकी साइकिल है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि भीड़ नहीं थी डब्बे में, भीड़ नहीं थी, तो एक्चुअली कोई अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, तो दैट वाज। फिर मैंने उसको समझाया, भाई मेरा एडमिशन हुआ है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं IITN हो रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं साइकिल तो के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता था, बुक हो नहीं पाई, तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो उसने मुझे अलाउ कर दिया, और किसी तरह से खैर वो मेरे साथ साथ, हालांकि चाहे ट्रेन चेंज भी करी थी, वो वाराणसी पहुंच गई। जब वाराणसी स्टेशन से मैं उतरा, तो मेरे पास सामान भी था, साइकिल भी थी, लेकिन साइकिल के ऊपर सामान आ नहीं सकता था। तो फिर मैंने रिक्शा किया। रिक्शा सामान के लिए, साइकिल के लिए? में मैंने सामान रखा, और साइकिल आप खुद चला के गए? रिक्शा वाले को बोला तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, कि मुझे रास्ता तो पता नहीं था। तो अगली बार आप कहीं जाए और आपको टैक्सी या कैब ना मिले ना, तो ये याद कर लेना, अपना व्हीकल आप खुद भी लेके जा सकते हो, और वो सिर्फ साइकिल ही है। नहीं, वैसे अब तो मोटरसाइकिल भी जाती है सर। नहीं, आप तो बाय रोड ट्रैवल। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाँ प्लीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये इंडिया के अंदर ही है कि जो है साइकिल नहीं ले जा सकते। मैं तो सैन फ्रांसिस्को में भी स्टूडेंट्स को देखा है, गर्ल्स को देखा है, जो जिस मेट्रो ट्रेन में चलते हैं उसी में उसमें स्टैंड बना होता है साइकिल का। हाँ। बिलीव मी, वहां पे बार्ट ट्रेन है, वहां पे कैल ट्रेन है, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप साइकिल ले जा सकते हो, उसी एलिवेटर से ले जा सकते हो जिससे आप खुद जाते हो, जा करके डब्बे में वो आप खड़ी कर सकते हो जहाँ उतरते हो। और ये मेरे को सरप्राइज हुआ, ये आज से 10 साल पहले जब मैंने पहली बार देखा, ट्रेन से मैं आया, वहां उतरा, शाम का टाइम था, बिल्कुल खाली था, मेरे साथ 2 लड़कियां उतरी, वो लड़कियां उतरी, उन्होंने अपनी साइकिल भी उतारी, वो साइकिल पर बैठ के चली गई। So it's so wonderful. I mean, what I feel, एक तो इकोनॉमिकल है, और एक हेल्दी कितना है। कितने किलोमीटर रेलवे स्टेशन से सर आपका वो था कॉलेज? काफी दूर था, 8-9 किलोमीटर था, काफी दूर था, 1 घंटा लगता था, रास्ते में रश भी था। तो हम पहुंच गए, हॉस्टल पहुंचे। सर रैगिंग वैगिंग हुई? हॉस्टल पहुंचते ही हम जैसे ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के सामने पहुंचे, तो किसी ने देखा खाली रिक्शा जा रहा है, साथ में एक साइकिल वाला है। किसी ने आवाज लगाई, रोका, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। वो हमको हॉस्टल के अंदर ले गए। तो वो कुछ सीनियर स्टूडेंट थे, ले गए, लेने के बाद उन्होंने रैगिंग की, सामान हमारा एक साइड में रखवाया। उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने बताया कि मैं जो रांची से आ रहा हूँ। और 1-2 स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले से रोका हुआ था, वो 2-3 को लाइन में खड़ा करके उन्होंने जो है हमसे पीटी करानी शुरू कर दी। अच्छा, बहुत आसान रैगिंग थी सर। पीटी करानी शुरू कर दी, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, इंट्रोडक्शन हमसे कहा, इंट्रोडक्शन दो, ये दो, वो दो। तो उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया कि अपना सामान जो हम रूम ले लें, कुछ ले लें। फिर थोड़ी देर के बाद उनको थोड़ा सा एक सीनियर था, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा मैथ्स का।
कैलकुलस का क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, उसने कहा अगर तुम ये क्वेश्चन बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। Okay. And what was the question, you remember? वो एक इक्वेशन थी, उसने कहा अब ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, और वो सॉल्व जो है ना मतलब कागज पेपर पर नहीं करनी थी, आपको दिमाग से ही करनी थी। उस टाइम हमने जो पहाड़े पढ़े थे वो हमें हमारे काम आते थे। सही बात है। अब हमने दिमाग से हमने सॉल्व कर दी। उसको बता दिया, गॉट इम्प्रेस। उसने कहा ठीक है अब तुम अपना सामान उठा। फिर उसने हमें हेल्प करी, उसने हमें बताया देखो वहां चले जाओ, वहां वार्डन का रूम है, वार्डन शाम के 5 बजे आएगा, आप वहां जाकर के बैठ जाओ, इंतजार करो, वार्डन आएगा, वार्डन आपको रूम अलॉट करेगा। रूम अलॉट करने के बाद आप रूम ले लेना, सामान वहां रख लेना। So we can say your IIT journey was smooth sail, comfortable थी, easy थी। स्मूथ हम इसलिए बोलते हैं कि हम बहुत एंजॉय करते थे। तो सर कॉलेज लाइफ जितना आई कैन सी इट हैज बीन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थी आपकी। सर रोमांस भी था क्या उसमें? अगर आप बताना चाहें तो सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोगों के टाइम में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स नहीं हुआ करती थी। सर अड़ोसी पड़ोसी के कॉलेज में भी नहीं थी। सुनिए मेरी बात, जो है ना आजकल तो ऑलमोस्ट 50-50 है। हाँ जी सर। 40% गर्ल्स हैं और इनफैक्ट गर्ल्स कहीं ज्यादा हैं। तो हमारे पूरे बैच में जो पूरे इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेज में मिलाकर के टोटल 2 गर्ल्स थी, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओ तेरे की सर क्या कंपटीशन था। हाँ, ये आपने बहुत सही बात करी थी। क्या कंपटीशन था। तो सर आप कंपटीशन की लाइन में आगे थे या पीछे थे? नहीं, खैर वो डिपार्टमेंट अलग था, वो कॉलेज अलग था। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलग थी। मैकेनिकल की बिल्डिंग अलग थी, इलेक्ट्रिकल की अलग थी। तो सर आई कैन इमेजिन कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सामने शाम को कितनी भीड़ होती होगी। होती थी। नहीं या नहीं, वो तो इतने सारे 60-70 का बैच था, तो ऑलरेडी वो 60-70 काफी थे, तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक वुमेन्स कॉलेज था। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी IIT जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में था, तो उसके अंदर वुमेन्स कॉलेज भी थे, साइंस कॉलेज भी थे, तो खूब मतलब एंटरटेनमेंट था, मतलब ऐसे बोर नहीं होते थे आप लोग। वो वुमेन्स कॉलेज के सामने लाइन लगा करती थी, लोग बाहर जाकर के खड़ा हुआ करते थे। तो सर एक हाथ की दूरी पे या कोई रूल्स होते थे खड़े होने के? कॉलेज क्या था कि वुमेन्स कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था। उसमें स्टूडेंट्स की मतलब बॉयज की एंट्री अलाउड नहीं थी किसी की भी। तो नॉर्मली क्या होता था, उसके सामने बहुत बड़ी सड़क थी, बहुत बड़ा, तो स्टूडेंट वहां सामने खड़े होकर के जो है गेट की तरफ देखा करते थे। सर इसे नैन मटक्का कहती थी मेरी मम्मी। नहीं, वो कि जब लड़का सामने खड़ा, लड़की यहाँ खड़ी और आपस में देख रहे हो, जैसे वो सब पुरानी मूवीज में दिखाते थे, ऐसे देख के ऐसे करना, नैन मटक्का कहते सर उसे। मूवी स्टाइल कुछ नहीं हुआ करता था, वो खाली देखा करते थे। उनको हम मजनू बोले या उनको साइलेंट लवर बोले या। सर आपका नाम क्या था तब? मजनू था या साइलेंट लवर था? नहीं, खैर मैं तो नहीं कभी जाकर के खड़ा हुआ। सर प्लीज। क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले नहीं खड़े होते थे जनरली, मैं आपको बता दूं। ओके, तो लोकल जो होते थे 2 कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। वो थोड़ा सा अपना स्टेटस मेंटेन करते थे। वो जाकर के जो वुमेन्स कॉलेज के सामने नहीं खड़ा होते थे। हालांकि फ्रेंड्स वगैरह तो बना लेते थे, लेकिन उनका ये नहीं था कि वो वहां जाकर के खड़े हों। उनसे मतलब फांटरबाजी नहीं की आपने। ओके सर, हाँ या ना में क्वेश्चन, सिर्फ हाँ या ना में, कोई डिटेल नहीं लेंगे सर हम। सर आपकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? क्योंकि उन दिनों जो है काफी कंजर्वेटिव सी हुआ करते थे, लड़कियां भी अवॉइड करती थी, लड़के भी करते थे, लेकिन फिर भी हम थी अच्छी लड़कियां जो कलकत्ता से आती थी, जमशेदपुर से आती थी। सर को पूरी नॉलेज थी कि लड़कियां कहाँ से आ रही हैं, कौन कौन सी सिटी से आ रही हैं। और अभी सर कह रहे हैं हमारे में ऐसा नहीं करता था। तो आप समझ रहे हैं, आदमी जवान लड़के चाहे उस टाइम के थे आज के थे, अपना वो जो था ना वो मतलब अपडेटेड रखते हैं अपने आप को। नहीं, वो एंटरटेनमेंट रहता है ना इसमें। उस टाइम लड़कों की हिम्मत भी नहीं होती थी। सर आई एम जस्ट किडिंग। Sir, I was reading your profile. You started with Hindustan Motors, I think, and today you own a company called US Work Study. So, can you tell us how you, I mean, एक जॉब से एक IIT इंजीनियर जॉब जो करता था हिंदुस्तान मोटर्स, विच इज अ गुड कंपनी आई एज्यूम, वहां से आपका यहाँ तक का सफर क्या कैसा रहा, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या स्ट्रगल्स रहे?
ये जो स्टोरी है मेरी, जो जहाँ कैरियर स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग के बाद, बहुत ही मोटिवेशनल है। क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर मतलब था अपने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में, मेरे ऊपर बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर था। मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी उस पर्टिकुलर ईयर में। जो सो कॉल्ड आप कहते हैं कि जमींदारी बैकग्राउंड से थे, उस टाइम मेरे फादर ने बिजनेस वगैरह शुरू किया था। इनका पास इतना जो बिजनेस में लॉसेज इतने ज्यादा थे कि मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे फीस के भी पैसे मंगा सकूं। तो जो मेरा जो फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर था बहुत ही टफ भी था। मैंने फिर जाकर के कॉलेज में ही रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे 250 रुपए का जो है स्पेशल एक ग्रांट सैंक्शन करी, उससे मैंने फीस दी थी। मैंने अपने हेड ऑफ डी में, हम लोग अपने टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, हालांकि क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन अच्छे टीचर भी थे, खराब टीचर भी थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे अच्छे टीचर थे ना, उनकी तो हम पूजा करते थे। कहते ना गुरु भगवान से भी बड़ा होता है एक्चुअली। जो अच्छा पढ़ाते थे, मतलब अच्छे टीचर, मतलब जो क्लास में अच्छा पढ़ाते थे, जो अच्छा समझ में आता था, उनको तो हम पूजा करते थे। बाकी एवरेज टीचर भी होते थे, ऐसे टीचर्स भी होते थे कि पता ही नहीं चलता था क्या पढ़ा कर चले गए। लेकिन फिर भी हम टीचर्स की रेस्पेक्ट करते थे। कुछ ऐसे टीचर्स होते थे कि मतलब वो टॉपिक भी नहीं बताते थे, आकर के पढ़ाना शुरू कर देते, क्लास खत्म हो जाती थी, हम देखते रह जाते थे कि क्या पढ़ाया। तो वो जो उस चीज ने हमें काफी पे किया, जो तो हम टीचर्स की रेस्पेक्ट करते थे, वो भी हमें रेस्पेक्ट देते थे, तो और हेल्प भी करते थे। तो मैं बहुत प्रेशर में था। मुझे ये था कि मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठ सकता, मुझे अर्न करना ही करना है, जॉब्स मिलते नहीं थे। तो मेरे को फिर किसी का रेफरेंस मिला। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, फोर्थ ईयर का एग्जाम दिया, जिस दिन मैंने एग्जाम दिया रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं सीधा जो कलकत्ता चला गया। किसी का रेफरेंस लेकर के मैंने हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर वैकेंसीज निकली हुई थी, मैं गया पर्सनल डिपार्टमेंट में जाकर फॉर्म वगैरह भरा, तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को जॉब मिल गई। हाँ, मेरे को ऑफर कर दिया, जो फोरमैन, वो असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन ऑफर कर दी। असिस्टेंट इंजीनियर? हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर से स्टार्ट करते थे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, शॉप फ्लोर इंजीनियर की। तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली ज्वाइन करा। आई थिंक 600 रुपीज पर मंथ सैलरी थी। इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया। नहीं, वो सैलरी इतनी थी कि आप जो वहाँ पे अगर आपको कमरा वगैरह लेकर के रहना है तो दैट्स सफिशिएंट, मतलब उसमें मतलब आप अपना खर्चा निकाल सकते थे बेसिकली, और घर को सपोर्ट करते थे इसमें आप। तो उसमें लेकिन इतना नहीं था कि आप घर को सपोर्ट कर सको या कुछ बचा सको जो उसके अंदर। हालांकि मेरी इंटेंशन बहुत थी कि मैं घर को सपोर्ट करूं। थोड़ा बहुत होता है उस टाइम, इवन 20, 25, 50 रुपए भी हम अगर जाते थे, घर दे आते थे, तो वो भी एक बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि उन दिनों जो घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो सर, लुकिंग एट योर बैकग्राउंड, हम मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों से हमेशा जुड़े हैं, हिंदुस्तान, फिर स्कूटर इंडिया, देन एस्कॉर्ट्स। सो ये जो आपकी जर्नी थी जॉब वाली, ये हमेशा स्टेबल और अच्छी रही, या इसमें आपको चैलेंजेस आए? इसमें चैलेंजेस थे। इसमें मैं लकी रहा कि मेरे को बेटर जॉब मिल जाता था। मैं कभी जो है ना, मतलब मैं हमेशा जो एक्सपेक्टेशन मेरी हाई थी, सैलरी हाई थी, बट एनीवे मेरी कुछ बैकग्राउंड ऐसी बन गई थी। तो मैंने एस्कॉर्ट ज्वाइन किया। एस्कॉर्ट्स में मैंने करीब 2 साल काम किए, लेकिन फिर अगेन आई वांटेड टू गो टेक ए चैलेंज। तो क्योंकि वहाँ रूटीन था, 2 साल का रूटीन था, सैलरी अच्छी थी, ठीक ठाक था। अभी मैं इस पोजीशन में था, थोड़ी फैमिली की भी, तो फैमिली से प्रेशर आने लगा कि तुम्हारी शादी करनी है। तो खैर एनीवे शादी के लिए मैं एग्री नहीं था, लेकिन मेरे को चैलेंज लेनी थी। तो मैंने एस्कॉर्ट से मैंने अप्रोच किया आयशर में। आयशर वालों ने मेरे को ले लिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो जाते ही मेरे को इंचार्ज बना देंगे। इस बार बिग चैलेंज। उन्होंने तो मेरे को बोला कि गेयर प्लांट सेटअप करना है, इसका पूरा हीट ट्रीटमेंट शॉप और क्वालिटी कंट्रोल आपको सेटअप करना है। और पहले दिन से उन्होंने मेरे ऊपर एंड हाउ ओल्ड वर यू दैट टाइम? उस टाइम मेरी एज 28 साल की थी। सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। इट बिकेम ए चैलेंज। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, एक्सेप्ट करना ही था। बट आई वाज यूज्ड टू चैलेंजेस, तो मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि उसकी जो प्लांट लगना था, उसकी मशीनरी भी मैंने डिसाइड करी, उसका ऑर्डर भी मैंने प्लेस कराया, उसका इंस्पेक्शन भी बॉम्बे जाके मैंने किया। बट दे रियली आयशर कल्चर वाज सो गुड। तो सर, जब आप ये आयशर का प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप सिंगल थे? आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, मैं अकेला था। जब उन्होंने मेरे ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तो ये मेरे लिए जो है ना, मतलब मैं उसके लिए थैंक्स करूंगा उनको कि यहाँ से मेरे में जो है एंटरप्रेन्योरशिप जागी। So we can say this was first stepping stone towards the entrepreneurship. Okay. GM ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया, उसने कभी डाउट ही नहीं किया।
So you remember the name of that GM sir? सर ऐसा वहां पे क्या हुआ था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? वो ऐसा क्या था जिसने आपको इतना सेंटिमेंटल कर दिया सर? आपके जो GM थे उनका नाम क्या था सर? मिस्टर टंडन थे, अशोक टंडन। मिस्टर अशोक टंडन। अभी आपके टच में है वो? नहीं, तो आप उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से आप इस लेवल पे हैं कि आप ग्लोबल सिनेरियो में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली, जो मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, आप ट्रैवल करते हैं। आयशर के बाद यू सेड कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की आप सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग हुई थी सर, उसके बाद हाउ डिड यू एंडेड? मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना मेरे को आया, डिसीजन लेना आया, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी आई, और यहाँ तक आ गई कि पूरे पंजाब में मेरा नाम हो गया था। वाओ, वेरी नाइस। गंगा तो सही में सर आपके हाथ पे तो खुशी भी आ गई। कौन थी गंगा? हिंदी में। ओह वेरी नाइस। तो मैंने कहा गंगा कैसे तुम यहाँ? बोले मैं तो बनारस से जो है। वो गंगा है कौन? अरे सुनिए तो सही, उसने बताया। मैं लव स्टोरी अब आ रही है गाइस। अरे नहीं, लव स्टोरी नहीं है, मैं उसको मिला भी नहीं हूँ अभी तक तो। आज तक नहीं मिला। She gave me a shock. She said कि मैं जो है प्रोफेसर शू ली जो चाइनीज पढ़ाते थे बनारस में, उनकी डॉटर हूँ। ओह, प्रोफेसर शू ली चाइनीज प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनकी दो डॉटर थी, एक गंगा और एक यमुना, और वो they were Chinese, the girls were Chinese, 100% चाइनीज, but they had Indian name. हाँ, उनके फादर ने उनका नाम गंगा और यमुना रखा। वो बनारस में पढ़ी थी एक लड़की ने, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो ताइवान वापस चले गए, समझे? वो लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं थी जाने में, तो वो जबरदस्ती ले गए। और उसने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स किया था, तो जहांगीर शेख यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरियन थी। तो उसका लास्ट डे फोन आया कि तुम मेरे से मिलने आओ। हाँ। लेकिन दैट वाज द लास्ट डे, और उस दिन मेरी तबीयत भी नहीं थी, मेरी फ्लाइट भी थी। मैं चाहता तो बहुत था कि मिल लो, मेरे को ऐसा लेकिन मिल नहीं पाए। शौक लगा, सरप्राइज हुआ कि कोई हिंदी में मेरे से बात कर रहा है, वो भी गंगा, वो भी कुछ बनारसी मुझे मिल गया। सर छोड़ देते फ्लाइट क्या सर? मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं छोड़ भी देता। अगली बार दवाई साथ लेके चलनी है सर, मेरा गला फर्स्ट एड बॉक्स। और वो प्रॉब्लम हुई थी सिगरेट की वजह से, समझा? आपको बता दूंगा मैं। कौन सी वाली बता रहे थे आप? पीते थे? जो भी थी वैरान जो है ना, वो सिगरेट की वजह से गला खराब हुआ था मेरा। सिगरेट की वजह से सर आप गंगा से नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाए। गला मेरा इतना सूख गया था, इतना वो हो गया था कि फिर मुझे टेम्परेचर भी हो गया था, तो बस सीधा फिर उसके बाद तो बस सर गंगा से नहीं मिल पाया। वो दुख अब नजर आ रहा है। ऐसी सरप्राइज वहां से हुए मेरे। उसके बाद फिर मैं इंडिया आ गया, इंडस्ट्री लगाई। मिस्टर इशिकावा आए, उनकी वाइफ आई, उनको मैं लेकर के गया, ताजमहल वगैरह मैंने घुमाया, इंडस्ट्री लगी, चली। फिर वो क्योंकि आपस में डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट हो गई, उनकी नीयत खराब हो गई इंडस्ट्री पर। ओह, तो इंडस्ट्री खुल के बंद भी हो गई। आज भी जो ग्रेटर नोएडा के अंदर वो लैंड अभी तक पड़ी हुई है, पिकअप ने टेक ओवर की हुई है, अभी तक ऑक्शन नहीं हुई है। ऐसे ही पड़ा हुआ सुपर प्रोजेक्ट उस टाइम जो उसको यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने पिकअप ने फाइनेंस में मैंने कराया था। तो दैट वाज बैड फेज ऑफ माय लाइफ। तो कितने साल ये रहा? 84 से लेकर के 88 तक की बात है सर। वी कैन कॉल इट अ स्टार्टअप ऑफ 84, जो आज की डेट में हम स्टार्टअप वर्ड करते रहते हैं। दिस वाज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। ये स्टार्टअप तो कुछ नहीं होते, 90% फेल ही होते हैं। ओके, तो ये तो प्रॉपर एक इंडस्ट्री थी, आज भी है वहाँ पे जो है, लेकिन क्योंकि उसको मैनेजमेंट ठीक नहीं मिला, इस वजह से फेल हुई। इनफैक्ट जापानीज वर इंटरेस्टेड आल्सो टू पुट मनी इनटू इट। Then what happened, sir? Such an interesting project. There were 1 or 2 wrong directors, तो उनकी वजह से सारा जो खेल बिगड़ गया जो है। कहते हैं एक मछली, हाँ, एक मछली खराब करती है। तो 7-8 डायरेक्टर थे, मतलब एक तरीके से लिमिटेड कंपनी थी, 7-8 डायरेक्टर थे। तो एक डायरेक्टर जो अपने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो कहते थे सब कुछ मैं ही फाइनेंस देखूंगा, तो उनकी वजह से सारा डूब गया। फिर वो टेक ओवर भी हो गई, बिक भी गई। तलवार्स ने उनको टेक ओवर कर लिया, जो पेंट तलवार्स वालों ने। उन्होंने भी फिर नहीं चलाई, तो फैक्ट्री अभी है। तो दैट वाज मेरे 88 में मेरे को रियलाइज है दैट अगेन हैव टू टेक अ जॉब। दिस सेटबैक वाज ओनली प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एज वेल? नहीं, फाइनेंशियल भी हुआ। मेरी कोई सेविंग, मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो मैं आई वाज जस्ट फाइनेंशियली मैं सर्वाइव कर रहा था, हैंड टू माउथ था, कोई मेरे को उसमें कोई बेनिफिट फाइनेंस। और अभी भी आप मैरिड नहीं थे? कोई फैमिली एज सच टू टेक केयर? नहीं, उसके बाद नहीं, मेरी मैरिज हो गई थी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मैं दिल्ली में था, मेरे बच्चे भी थे। हाँ, बट आई वाज गेटिंग
just maintenance for my family. Family. जब मैंने देखा फैक्ट्री नहीं चलेगी तो I realized, then I started applying. Luckily I applied for a government job and I was selected on all India basis with All India. Minas Metal Trading Corporation Limited. Which corporation limited? MMTC Limited. MMTC Limited. Okay. So that was again a surprise to me कि मैंने कभी नहीं सोचा था. कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे. I was interviewed out of 4,000 applications. I think 100 candidates were interviewed. Out of 100 candidates, 3 candidates were selected, and I was one of them. One of them. And Wonderful, wonderful. Luckily, the panel was all independent IAS people interviewing us. So maybe that may be one reason कि उसमें. और उसमें क्या जॉब प्रोफाइल था सर आपका MMTC में? Now the job profile became international trade. International trade. So I came into the international trade. I came from technical side. Up to Aisha, Escort Aisha was totally technical. Then in this project it was techno-commercial, and then I came totally in commercial side. Commercial side. Okay. And after export business, 15 years I had a good experience. So this transition from your job, which were more technical, then you came into the trading side of it. The trading, it was also export of iron ore, import of metals, import of fertilizer, distribution. MMTC was the biggest trading. Basically more of business development. It was the biggest trading company. So इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. सोर्सिंग थी, प्रोक्योरमेंट था, मार्केटिंग थी, लॉजिस्टिक थी. कितने साल आपने इसमें? मैंने 15 साल वहाँ पे काम किया. वाओ. नॉर्मली तो गवर्नमेंट में लोग 30 साल काम करते हैं, लेकिन मैंने 15 साल के एग्जैक्ट 15 साल की मेरी वहाँ जर्नी रही. और छोड़ क्यों दी सर? क्योंकि गवर्नमेंट में जनरली रिटायर ही होते हैं लोग. नहीं, आई वाज डूइंग वेरी वेल, लेकिन प्रॉब्लम्स थी क्योंकि करप्शन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होता है, और ये ट्रेडिंग कंपनी थी इसमें से कुछ ज्यादा ही था. करप्शन इन गवर्नमेंट शुरू से ही रहा है और हमेशा ही रहेगा ना. वो मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं बॉसेस को खुश नहीं कर पाता था, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती थी. इसी के अंदर मैंने बहुत बड़े टर्नओवर्स बहुत कुछ फेस किया. मैंने काफी डिपार्टमेंट को टर्न अराउंड किया. मेरे को लोगों को अप्रिशिएट भी बहुत किया, लेकिन समहाउ MMTC के अंदर जो है रिक्रूटमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था. वहाँ नीचे से लोग ऊपर आते थे, तो करप्शन एक्सट्रीम था. मतलब it has closed down now because the government had decided to close it down. MMTC. Yeah, it's running like they are only managing their asset, nothing else. They are not doing anything. Okay. Ultimately, it was the biggest trading company of India. Wow. At that time, it turned over 10,000 crore rupees. We are talking about late 80s, early 90s? I'm talking of 90 to 2000. Early 90s. 90 to 2000. The company was started in 55. Okay, 90s का पूरे era में you are saying 10. I joined in 88. I joined in 88 and I was there up to 2004. So okay. I think around 15 years only. Yes. So it was the biggest trading company with monopoly company and everything. With offices all over India, with property all over India. Its colony, in Delhi, their colony is very big. अभी भी है सर? Yeah, the colonies, they have a lot of assets. Haus Khas के अंदर they have got prime land there. So basically अभी सिर्फ ये asset. But it is, it only has some land and assets only, but other offices. But they are not operational as for business. Gradually selling the assets. They want to. The company cannot be sold off, so they have to sell the assets. Assets only. It's only running for some retired people for their medical thing and all that. All right. And maybe some of the skeleton stuff. The office is there in the Scope complex, is still there. Okay. But this is known for corruption. All the chairmen were prosecuted, directors were prosecuted. They were. So can we find this story somewhere online, sir, about MMTC? Just you Google it, you will find plenty of story. MMTC? There was a saying. Saying what, sir? There was a saying about the MMTC. गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है. जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे हो, उस गुलिस्ता का क्या होगा? And this I am not saying, this was published full page in Hindustan Times. It became such. Actually, it was a scam, sort of a scam has happening. There used to be only scams only. So scams. It was not a scam or scams. It was a scam thing only. Mr. Vittal, who used to be a chief vigilance commissioner, he refused to give any report on it. He was asked to give a report. He said, I will not give any report. It's a corrupt organization. Everybody knows it. Minister knows it. Prime Minister knows it. Everybody knows it. There is no use of giving my report on it. So, sir, एक चीज बताओ. The chairman supposed to get the vigilance clearance from the Central Vigilance Commission. The Central Vigilance Commission never gave him the
तो सर उस टाइम कोई आज जो आप बता रहे हो विसल ब्लोइंग, तो हम कह नहीं सकते ये सब हो गया। तो उस टाइम व्हाट हैपेंड, हाउ पीपल न्यू कि गवर्नमेंट जो एक्चुअली जो इकोनॉमी को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, 10,000 करोड़ का आप बोल रहे हैं कि सब ट्रेड हो रहा था, तो हाउ दे केम टू नो कि इट वाज ऑल स्कैम? मतलब ये सब कॉकस था, ये मिनिस्ट्री चलाती थी, इसमें कोई एक को बिलीव करने का जरूरत नहीं है। इसमें ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री के उसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सारे ही इन्वॉल्व होते थे। गोल्ड के स्कैम होते थे, बहुत कुछ होते थे, लाखों मतलब किलो में गोल्ड के स्कैम होते थे, सबको पता है, इट्स एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते थे, पार्लियामेंट कमेंट्री की रिपोर्ट है विच इज नथिंग बट ए नरेशन ऑफ करप्शंस ओनली, द पार्लियामेंट्री कमेंट्री रिपोर्ट ऑफ 10 पेजेस इज नथिंग। दे से the corruption which we are mentioning here is nothing but a tip of iceberg. Oh shit. That is the first page, the remark given by the parliament. Oh, that the corruption in MMTC which we have recording in this report is nothing but a tip of iceberg. I don't know, guys, have you ever heard of MMTC? Honestly, I was a school student then and a college student as well in that time period, but I think this is a very interesting topic of our India. Sir would tell you more about MMTC. I think we should read about it more and understand. One of the biggest scam in India. I think we are not even aware of it. No, they are. Aaj Tak has covered a story on it. Hindustan Times has covered a story on it. Parliamentary committee has covered a story on it. If you Google it, you will find it everything. You cannot imagine the magnitude of corruption. Everything, every deal was for making money only, and I was not able to see it. I mean, I was a professional, hardcore professional. My mind always used to be either the hard work and honesty. So ultimately, I have to quit. They stopped my promotions. They all became my enemies. They all stopped my promotion. And anyway, it's good or bad. At the age of 54, I took the voluntary retirement and I started a new journey. From the age of 54, 55, we started again. Of course, I was selected. You will not believe, I took retirement. I came back to my house. I got a call from the Hindelco Birla Copper. Wow. Yeah. They offered me a position. I went and joined Birla Copper as a general manager logistics in Dahej. Oh, wow. Which is near Barod. That Birla Copper plant is one of the Hindelco का जो एक अच्छा प्लांट है. I went and joined there. I was there for 3 months. सर मैं MMTC पे एक बार वापस जाना चाहूंगी. वो जो आपका 15 साल का स्टिंट था उसमें जब इतना करप्शन हो रहा था, at what level where you were, did you try doing anything कि ये करप्शन, आपने बताया आप अपने सीनियर से परेशान थे, मैंने कुछ पढ़ा भी था नोट्स में कि you were really, you know, आपके जितने भी सीनियर्स थे वो एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में आपको वहां इशू हो रहा था. तो 15 साल जब आपने वहां निकाले, डिड यू ट्राई डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप इट, टू मेक, मतलब किसी भी तरह से इसको इम्प्रूव करने के लिए या चेंज करने के लिए, या इसको रिपोर्ट किया आपने? ये तो एंड में जब हुआ विसल ब्लो जब हुआ, बट व्हेन यू वर देयर डिड यू ट्राई डूइंग समथिंग देयर? देखिए, उसमें वहां पे कोई अगर कुछ करना चाहे तो कर तो सकता नहीं था, क्योंकि वो तो पूरा जो है ना, मतलब ओशन था, वो सिस्टम ही ऐसा था, ओशन ही ऐसा था. वहां पे जो ना कोई कुछ बताता नहीं था, आपको विजुअली करप्शन नहीं नजर आएगा, लेकिन बट बिहाइंड द वॉल्स इट वाज ऑल हैपनिंग. करप्शन के लिए होती थी वहां के अपॉइंटीज जो थे, जितने डायरेक्टर्स वगैरह भी आते थे, वो भी पैसे देकर ही आते थे. वो चेयरमैन जो बनते थे पैसे देके ही बनते थे. तो वो तो सिस्टम रहा है PSU का कि आप चेयरमैन पैसे देके बने हो तो आपको यू ओ समथिंग, यू हैव टू पे समथिंग. ट्रू. बाकी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिस्टम प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था. मैं आज भी मुझे सरप्राइज होता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया. हाँ, एक्चुअली जहाँ पे आप कह रहे हैं पैसे देके ही चीजें होती हैं, वहाँ पे जो लोग जो एज ए स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती ज्वाइन करते थे, वो जाकर के जो है डायरेक्टर और चेयरमैन रिटायर होते थे. और वो स्टेनो से डायरेक्टर, हाँ, स्टेनो से डायरेक्टर, स्टेनो में वही बनते थे जो वहीं पे आके टाइपिंग सीखते थे. तो ऐसे लोग डायरेक्टर तक पहुंच गए वहां पे, क्योंकि क्या था कि उनका जो वर्किंग स्टाइल होता था वो हमेशा बॉस को खुश करने का होता था. तो उस टाइप की कल्चर थी. तो आई वाज मिसफिट इनटू इट. तो मैंने सफर किया. तो यू क्विट बेसिकली फ्रॉम दैट. आई वाज टोल्ड, मैंने ज्वाइन किया था एज ए सीनियर मैनेजर डायरेक्टली. आई गॉट माय फर्स्ट प्रमोशन इन जस्ट 3 year or 4 year ओनली, दैट डिप्टी जनरल मैनेजर. उसके बाद
उन्होंने मेरे कभी फिर मेरे को आगे बढ़ने ही बढ़ने दिया. You did not allow me. And they made the entire, there were ministries report, there were ministers thing on their promotion policy also, everything also, but हिंदुस्तानी का जब एक आदमी करप्ट हो जाता है तो काफी ढीठ भी हो जाता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता. सब पढ़े लिखे लोग थे. उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया. मेरे को ऑफर मिला है बिरला कॉपर में. बिरला कॉपर भी मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं कॉलोनी में नहीं रहूंगी, तो आई केम बैक अगेन. ओ, तो फिर वो जॉब भी आपने कर दी? अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, बढ़िया था, मैं आ गया. लेकिन जैसे ही मैं घर आया, अगेन कॉल केम फ्रॉम अ हेड हंटर. ओके. There is a job by Halliburton Offshore Limited for you. Where? Halliburton Offshore is a Halliburton Offshore. It's a oil gas Oh, giant. okay. Like it's a Texas-based company. Texas. So and all the contact of your ONGC are with the Halliburton only. Okay. Halliburton, Schlumberger and Halliburton, these are the two companies. Okay. They do the they set up the refineries, they set up the wells, they do the drilling and everything. So you got again it was that time it was 20 lakh package. I'm telling you 2006. I never heard of it. 2006-7 package. Immediately I have to join there. तो आप इंडिया में ही था, बाहर जाना था? नहीं, I joined in Bombay. In India I was supposed to go to Houston all So that. this time your wife agreed to come along? I mean, she was okay? No, my wife actually that time only I got a house in Noida also. 2006 में मुझे घर में यहाँ मिला था, तो घर में सेटअप ही कर रहा था. मैं बॉम्बे चला गया. बॉम्बे जाकर के भी मैंने एक घर सेटअप कर लिया. तो मेरा यहाँ का वहाँ का सेटअप, वाइफ मेरा यहाँ का देख रही थी, मैं आता जाता था. मेरा अच्छा अर्निंग वाज गुड. मतलब उनकी जो सोर्सिंग डिपार्टमेंट मेरे को सेटअप करना था, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड ए गुड सोर्सिंग डिपार्टमेंट इन चाइना, दे वांट टू सेट अप इन इंडिया. तो आई वाज लो कॉस्ट कंट्री सोर्सिंग डिपार्टमेंट हेड सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके. तो लेकिन वहां भी मैंने 1 ही साल काम किया, एंड आफ्टर 1 ईयर आई डिसाइडेड. सर आप भी जंप ही करते रहते थे बस. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं बस अब हो गया, क्योंकि मेरा घर था यहाँ पे नोएडा में, मिल गया था. मैंने कहा आई विल गो सिट देयर. एंड हाउ ओल्ड वर यू देन व्हेन यू जब आपने ये वाला जॉब छोड़ा था? हाँ, जब मैंने ये जॉब छोड़ा तो आई वाज 58. ओके. मैंने 2008 में छोड़ दिया था. हाँ 58-59 था. तो मैं छोड़ के आ गया यहाँ आकर के. फिर मैंने अपना घर यहाँ सेटअप किया. फिर मैंने डिसाइड किया, तो आई अप्रोच टू सर्टेन कॉलेजेस. मैंने मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया. लकीली 2007 में जब मैं आया तो मैनेजमेंट प्रोफेसर्स की डिमांड थी. मैंने करीब ऑलमोस्ट 20 कॉलेजों में एनसीआर में पढ़ाया. मतलब शारदा यूनिवर्सिटी और बजाज से लेकर एज अ विजिटिंग प्रोफेसर. हाँ, IIM द विजिटिंग रेगुलर क्लासेस वो मेरे को देते थे. द मोस्ट चैलेंजिंग वाज IIM लोधी रोड. तो IIM लोधी रोड पे जहाँ उन्होंने मेरे को जो कंटिन्यूअसली जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह के लिए जो उन्होंने मेरे को लेक्चर दिए, तो मेरी उससे इनकम थोड़ी शुरू हो गई. फिर मैं धीरे धीरे उसमें आ गया. फिर मैंने कुछ IT कंपनीज को यहाँ पे जो है ना कंसल्टेंसी मार्केटिंग शुरू करी. फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी अपनी बनाई. Which kind of marketing for? IT कंपनीज थी, उनको मैं जाकर के उन्हीं के प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर मार्केटिंग मैं करता था. हालांकि मेरा फील्ड नहीं था, बट आई वाज गुड इन कम्युनिकेशन. Helping them doing their mentoring and marketing is still today I'm attached to the Workbox Limited as a mentor only. So basically started with helping them in their business development. All right. तो ये business development का मेरा था, थोड़ा सा चलता रहा. फिर उसके बाद जो 2013 के अंदर मैंने जो एक ग्रुप जो ऑर्गेनाइज किया, करीब 100 स्टूडेंट्स उसमें अमेरिका गए समर प्रोग्राम के लिए. फंडेड स्टूडेंट? इंजीनियर, ये 100 स्टूडेंट्स. 100 स्टूडेंट्स. ओके. 100 से स्टूडेंट. 2013 में मैंने एक यूनिवर्सिटी से वहाँ टाइप किया पेंसिल्वानिया के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ कि समर प्रोग्राम के लिए मैं आपके यहाँ स्टूडेंट्स भेजेंगे. ओके. तो 4 वीक्स का जो प्रोग्राम था, ओके. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्रोच किया. उसमें शारदा, मानव रचना, लवली, चितकारा, इन सब यूनिवर्सिटीज से मिला के मोर देन 100 स्टूडेंट्स का मैंने वीसा कराया. और वो स्टूडेंट्स वहाँ गए. तो वो जो है जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में वहाँ पे क्लीवलैंड के अंदर एक कॉलेज था, हायरम कॉलेज, उसमें रहे. उनका जो है लीडरशिप का प्रोग्राम चला. तो वहां से मेरा एजुकेशन का ये जो आपका USA का इंटरनेशनल एजुकेशन का वेंचर शुरू हुआ. सर हाउ कम दिस ट्रांजिशन, जब आप सॉफ्टवेयर या टेक कंपनीज को आप कंसल्टेंसी दे रहे थे एज अ फॉर मार्केटिंग एंड मेंटोरशिप, और यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स बेसिकली, आप
एज अ प्रोफेसर कर रहे थे, तो ये कहाँ से आया टू सेंड द पीपल अब्रॉड फॉर द whatever program it was? It came to you or you just thought or नहीं ये you सारे did it? आइडियाज थे जो मतलब मेरी हॉबी की वजह से समझ लिए, मेरी एजुकेशन में हॉबी थी, मेरी इंटरनेशनल ट्रेड में हॉबी थी। हैं? मैंने आपको बताया कि वो सब मैं ऑलरेडी जापान, कोरिया, ताइवान घूम के आया था। उसके बाद में मैंने मेरा CIS का भी एक टूर लगा था जिसमें रशिया, कजाकिस्तान मैंने कवर किया था। हाँ सर, 20 कंट्री लिखी फिर हुई उसके है। बाद जो मैंने जर्मनी, फ्रांस, इटली, I was invited by the Milan Trade Fair Authority. But my trip to Milan, except ticket, everything, I was stayed there in 5-star hotel. Everything was funded by the Milan Trade Fair Authority. तो ये कुछ गवर्नमेंट की भी मेरे ऊपर जो दया होती वो हो जाती थी कि मैं कुछ अप्लाई कर देता था, वो मुझे इनवाइट कर लेते थे। तो आप स्टूडेंट्स का बता रहे थे तो कि आपने मैं बता रहा था कि ये मेरा आइडिया था कि मैं अमेरिकन के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम करूं। तो पहला तो दिमाग में यही आया था कि मैं समर प्रोग्राम स्टार्ट करूं, और समर प्रोग्राम की बिगनिंग बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद फिर 2 बैचेस और गए, लेकिन वो स्टूडेंट जो जाते थे वो विजिटर वीसा पे जाते थे। 2013 में 110 स्टूडेंट ने वीसा अप्लाई किया था, 104 को मिल गया था। 2-3 को ही रिजेक्ट हुआ। 2015 में फिर अप्लाई किया तो उस टाइम रिजेक्शन रेट 20-30% हो गया। 2018 में ज्यादा हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वीसा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो कोविड के बाद में और वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहे थे, वो रीजन नहीं वो नहीं देते, वो विजिटर वीसा पहले वो पॉलिसी गवर्नमेंट की है, अमेरिका गवर्नमेंट की, उसको कह नहीं सकते। उस टाइम वो लिबरल थे, वो दे रहे थे, बाद में लिबरल नहीं थे। उनको तो यही होता कि ये स्टूडेंट जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा, तो ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट अगेन अपॉर्चुनिटी केम। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल दिल्ली आया करते थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैंने उनको लंच पे इनवाइट किया जो है सीरी फोर्ड में चाइनीज उस रेस्टोरेंट के अंदर। डॉक्टर रे वेलिस तो काफी मैच्योर्ड थे, काफी उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, लंच वंच किया। तो उसके बाद फिर मैं गया सैन फ्रांसिस्को, पेन IIT कॉन्फ्रेंस थी, वो मैं था अमेरिका, तो पेन IIT कॉन्क्लेव थी अटेंड करने, तब मैं डॉक्टर रे वेलिस के ऑफिस गया, फिर उनसे मिला। तो मेरी अच्छी फ्रेंडशिप सी हो गई थी। उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछ लिया कि तुम बताओ तुम्हें कुछ चाहिएगा। मैंने कहा नहीं। बोला नहीं, मैं इस साल रिटायर हो रहा हूँ तो आई एम आस्किंग। मैंने कहा ठीक है, आप रिटायर हो रहे हो तो मुझे एजेंट बना सकते हो, तो आप बना दीजिए। बट ही वाज सो नाइस, इमीडिएटली कॉल्ड द जूनियर किया, इन साहब फॉर्म फिलअप करा। एजेंट फॉर agent to represent the university in India. Okay. Authorized agent. Authorized agent. He made me the authorized agent of California State University here in India to do recruitment for them. And for that's a state university, government university, and they give incentive on each student who joins enrollment. So वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। हालांकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने तो आई वाज वेरी हैप्पी। सर आप रिटायर क्यों नहीं कर रहे थे? रिटायर क्यों नहीं हो रहे थे? रिटायर तो कोई होने ही नहीं देता, अभी भी रिटायर नहीं हो रहा। तो दैट्स हाउ योर USA स्टडी अब्रॉड वाला आपका वेंचर एज अ हॉबी स्टार्ट हुई, एज अ हॉबी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे पास 1-2 यूनिवर्सिटी और आ गई। फिर मैं 3 साल पहले सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में से मिला। उन्होंने कहा चलो हम आपको बना देते हैं। फिर मैंने बोला, तो उन्होंने मेरे को कहा आप कंपनी बनाइए, क्योंकि मेरे को जब डॉक्टर रे ने ऑफर किया था मेरी कोई कंपनी नहीं थी। तो मैंने कहा आप मेरे प्रोफेसर सुनील गर्ग को बना दीजिए। उन्होंने बना दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कंपनी को ही बनाते हैं, लेकिन उन्होंने, वो कंपनी का नाम ही था प्रोफेसर सुनील गर्ग। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने मेरे को कहा सैन फ्रांसिस्को वाले ने, फिर आकर के मैंने US वर्क स्टडी बनाई, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फिर मैंने सारी अपनी एजेंसी इसमें ट्रांसफर कराई। अब इसके अंदर करीब 5-6 अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही फिट है। स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। उससे कितने स्टूडेंट जा चुके हैं आज तक इसके थ्रू? अभी करीब पिछले 3 साल में 100 स्टूडेंट्स गए हैं 4 साल में, और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पास आउट किया। स्टूडेंट जाते हैं वहाँ BS, MS और MBA 3 कोर्स करने के लिए। सर वो अभी हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे। So sir is almost 72 years old and he has told his life since he was 5 years old. कहीं एक जगह रुके नहीं, कहीं रुक के बैठे नहीं, बहुत चैलेंजेस आए, जॉब्स बदलनी पड़ी, किसी ना किसी वजह से सेटल नहीं हो पाया। बिजनेस शुरू किया, उसमें भी कुछ इशू आया। शायद ज्यादा ऑनेस्ट होना भी हमारे लिए आज की डेट में अच्छा नहीं है, बट उस टाइम के लिए शायद अच्छा रहा हो। लेकिन
प्रॉब्लम्स इनको भी आई, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, कभी रुके नहीं। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे मैंने आप पूछा रिटायर नहीं हुए, रिटायर ये आज तक नहीं हुए, रुकते थे फिर चल पड़ते थे, रुकते थे फिर चल पड़ते थे। तो शायद हमें इनसे सबसे बड़ी मोटिवेशन यही मिलती है कि लाइफ में बहुत कुछ होगा, लोग किसी ना किसी तरह से आपको रोकते रहेंगे, कभी सर्कमस्टांसेस रोकेंगे, कभी लोग रोकेंगे, बट हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और अब हम सर से जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग राइट नाउ, जिससे कि जो बच्चे कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हाउ दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, दैट टू विद मिनिमल एक्सपेंस। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आज की तारीख में खाली बैचलर डिग्री होना, जिसको हम बैचलर डिग्री होना, वो सफिशिएंट नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको जो ग्लोबल सिटीजन बनना है या जॉब लेना है तो मास्टर डिग्री करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो खाली रिसर्च करने के बाद ये पाया कि अमेरिका की जो मास्टर डिग्री है, चाहे वो MS है या MBA है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर आज से नहीं 100 साल से यह है कि स्टूडेंट जब वहाँ पे पढ़ाई करता है वो साथ साथ में काम भी करता है। इस चीज़ को हम लोगों ने को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। वो लोग पढ़ाई करते हैं, साथ में काम करते हैं और अपने आप को खुद सपोर्ट करते हैं। तो सेम ही हमको जो हमें इंडियन स्टूडेंट्स को, ये मेरा पैशन हो गया है, सोशल स्टार्टअप हो गया है। मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलने हैं बीटेक करने के बाद और इवन BSc करने के बाद, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जाइए मास्टर्स करिए। इस टाइम एजुकेशन एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि आपको जो एडमिशन के साथ साथ अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, आपको कैंपस जॉब भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा। इस टाइम इतनी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि आपको 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन कोई भी बैंक आपको दे देगा एडमिशन लेटर के ऊपर, विदाउट सिक्योरिटी आल्सो, विद सिक्योरिटी आल्सो। तो आप 2 साल के अंदर वो 20 लाख के अंदर आराम से, 20 क्या मतलब 10 लाख के अंदर भी आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं। और 2 साल के मास्टर्स करने के बाद आप वहाँ 3 साल काम कर सकते हैं, आपको किसी वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। अगर आपका मास्टर्स स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स में है, तो आप 3 साल तक वहाँ काम कर सकते हैं। और मास्टर्स के बाद वहाँ स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो $70,000 होती है, मतलब 60-70 लाख रुपए साल की होती है। तो 3 साल तक आप वहाँ अर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपना लोन रिपे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद आप वर्क वीसा में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या इंडिया वापस आ सकते हैं। इवन आप इंडिया भी वापस आते हैं तो आपके पास 2 साल की मास्टर डिग्री होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, और आपके पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा। तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। हर एक स्टूडेंट जो 20-21 साल के अंदर अपना BA, BSc, BTech करके निकल रहा है, अगर वो 5 साल का ये प्रोजेक्ट करेगा तो 28 साल की उम्र में वो इतना एम्पावर्ड हो जाएगा कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बच्चा जो BTech करता है तो उसको पैकेज 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख का मिलता है, या वो भी नहीं मिलता। वहां से ये 5 साल करने के बाद उसकी बच्चे की, स्टूडेंट की जो वैल्यू जो होगी वो 25-30 लाख रुपए साल होगी, अगर वो इंडिया भी वापस आता है तो ये डिफरेंस है। मतलब यू विल बी एट द स्काई, ओनली थिंग you have to just work hard for 5 years, nothing else. Take challenge, motivate yourself, have willpower and work hard and come back and do it and become a global citizen. तो ये मेरा मैसेज है। और किसी को अगर किसी भी हेल्प की गाइडेंस, हमारी गाइडेंस, हमारी असिस्टेंस सब फ्री है, हम किसी से कुछ नहीं चार्ज करते। एडमिशन सिलेक्शन कराना, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कराना, एडमिशन कराना, एजुकेशन लोन कराना, वीसा कराना, सब एक्चुअल एक्सपेंस पे होता है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग। सो दिस इज माई मैसेज, दैट थिंक बिग। जिन्होंने नहीं सोचा वो सोचें, थिंक बिग। अगर आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे जॉब से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट थिंक बिग। यू कैन मल्टीप्लाई योरसेल्फ। Thank you so much, sir. And I think you guys understood how you can go abroad, not only study and earn also. Within 5 years, you can empower yourself to be, well doing enough that you can come back and support, not only repay your loan, you can support your family well. We will be sharing sir's company's details in below link. And if you want to get in touch with them,
there will be his contact. You can get in touch with the company or with the people directly. And please do not forget to register yourself on the Clips Trust to tell us our story, your motivating story. आपने क्या लाइफ में किया, आप अगर कहीं रुक रहे थे तो कैसे आगे बढ़े, and we will be waiting for it. Thank you so much. Have a good day, guys.